Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today I am taking the topic gene therapy. Gene therapy बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो हम मेडिसिन में करते हैं उसका ही एक टॉपिक है। और जो है बायोटेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकली हम कहें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए में अपना जो डिज़ायर्ड जीन है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है, अभी भी किया जा रहा है। और बहुत सारी थेरेपेटिक ड्रग्स भी बनती हैं जीन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके या क्लोनिंग करके डीएनए की। और इस तरह से इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। बाकी जो केमिकल ड्रग्स होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट्स होता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। थेरेपी माने होता है ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर ए मेंटल और फिजिकल इलनेस, क्योंकि डिजीज़ में हम केवल फिजिकल इलनेस ही नहीं लेते, मेंटल इलनेस को भी डिजीज़ ही कहा जाता है। तो थेरेपी माने क्या हो जाएगा, क्योर करना। मेंटल फिजिकल जो इलनेस है उसको क्योर करने को क्या कहते हैं, थेरेपी कहते हैं। और जीन थेरेपी माने क्या हो गया, हम थेरेपी कैसे कर रहे हैं, जीन को का एम्प्लीफिकेशन करके हम जीन को या तो चेंज करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर हम किसी डिजीज़ को क्योर करते हैं, उसको कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की डेफिनेशन हो सकती है, ये क्या है, जीन थेरेपी इज ए मेडिकल approach that treats or prevents disease by correcting the underlying genetic problem। ये डेफिनेशन जो है जीन थेरेपी क्या है, ये इसकी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में नीट में। कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग में, इसका उसके पीछे ज़रूर जीन ही होता है। क्यों? क्योंकि जीन्स ही क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और वही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यदि गलत जीन ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो वो एंजाइम भी ठीक करेक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम करेक्ट नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर ज़रूर आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं किसी डिजीज़ को, किससे, जेनेटिक प्रॉब्लम को के करेक्शन से, जीन्स के करेक्शन से हम उसको जो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। अब ये यूज़ ज़्यादातर कहाँ हो सकती है, सबसे अच्छा इसका यूज़ कहाँ होगा, जहाँ की हेरिडिटरी डिजीज़, यदि कोई भी पर्सन हेरिडिटरी डिजीज़ है उसमें, क्योंकि फिर वो तो क्योर हो नहीं सकती। हेरिडिटरी डिजीज़ तो जीन्स से आती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उनका क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे ये जीन थेरेपी बहुत यूज़ हो जाती है। इसमें जो पर्सन है उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो ऑल्टर कर दिया जाता है, बजाय इसके कि दवाई दें या सर्जरी दें। तो ड्रग या सर्जरी का इस्तेमाल की बजाय यदि जीन को चेंज करते हैं या जीन को ट्रीट करते हैं तो ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम को भी आसानी से ये ठीक कर सकते हैं। तो मेन तो हमारा हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम है या डायरेक्ट जीन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जिसमें मेटाबॉलिज्म का कोई काम नहीं है, लेकिन वो जीन्स की वजह से आया है, जीन्स में चेंज हो गया, हेरिडिटरी है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, इस तरह की डिजीज़ के लिए जीन थेरेपी बहुत एप्लीकेबल होती है। अब ये डिजीज़ क्यों हो जाते हैं, इसके दो कारण हैं, या तो जीन जो ठीक से काम नहीं कर रहा या बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, या तो वो अपना जो उसका काम है, जीन क्या करता है, जीन्स
डीएनए ही होता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, सारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो या तो जीन ही ठीक से काम नहीं कर रहा और या फिर काम ही नहीं कर रहा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीन थेरेपी को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि रिप्लेसिंग, या तो हम क्या करें, जो जीन है उसको रिप्लेस कर दें। टू वेज हैं ये जीन थेरेपी के। रिप्लेसिंग ए डिजीज कॉजिंग जीन with a healthy copy of क्या करें। पहला मेथड ये हो सकता है कि जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको हम क्या करें, जीन से बदल दें, उस जीन को हटा के दूसरा जीन कर दें जो कि ठीक से अपना वर्क कर सके। या दूसरा क्या हो सकता है, इनएक्टिवेटिंग, जो जीन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है उसको हम क्या कर दें, इनएक्टिवेट कर दें। इनएक्टिवेटिंग ए डिजीज कॉजिंग that is not functioning properly। तो या तो हमने क्या किया, उस जीन को ही हटा दिया, उसकी जगह नया जीन डाल दिया, या क्या कर दिया, जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको हम क्या कर दें, इनएक्टिवेट करें। मतलब जो ठीक से काम नहीं कर रहा उसको इनएक्टिवेट कर दें, तो बाकी चीज़ें होती। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डिसऑर्डर है। तो ये दो वेज हैं जिनसे हम जीन थेरेपी में जो दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। या तो जीन को रिप्लेस करते हैं या फिर जीन को इनएक्टिवेट करते हैं। यदि उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम क्या करें, इनएक्टिवेट कर दें। तो या कोई एक्स्ट्रा जीन है उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो फिर वो डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं होता है। सबसे पहले जो जीन थेरेपी यूज़ की गई वो की गई इन 1990 में। इसमें एक 4-year-old गर्ल थी, उसको क्या डिजीज़ थी, एडिनोसिन डीएमिनेज इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ADA डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। और उस लड़की में 4-year-old लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं था, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम था वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था, उसको इन्फेक्शन हो जा रहा था। या फिर ये जो टी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, वो उसमें क्या होती थी, मर जाती थी, क्योंकि उसमें ये एंजाइम नहीं था। ये एंजाइम क्यों नहीं था, क्योंकि जो जीन है एडिनोसिन डीएमिनेज जो बनाने वाला जीन है उसका क्या हो गया था, डिलीशन, वो था ही नहीं, बिल्कुल जीन उसमें था ही नहीं जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता है। और बिना ADA के, इस एंजाइम के, उसकी टी सेल्स मर जा रही थी, लिविंग हर अनएबल टू फाइट इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए एडिनोसिन डीएमिनेज या एंजाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इसको यूज़ किया गया, इसमें एक तो क्या कर सकते हैं हम कि ये एंजाइम जो उसमें नहीं है तो ये एंजाइम डाल दें उसकी बॉडी में। यदि डायरेक्ट ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है वो एंजाइम डाला जा सकता है।
और या फिर क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं फिर वो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर किसी भी तरह की सेल्स में चेंज हो सकती हैं। तो वो इस तरह की सेल्स हो जिसमें जीन हो इसका, तो ये एंजाइम बन जाएगा। तो या तो एंजाइम, ये तो इसमें कर सकते हैं हम क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज, ये जो है एंजाइम गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। तो एक तो ये किया गया कि इंजेक्शन से उसको ये एंजाइम जो है फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम दे दिया गया, क्योंकि उसमें जीन नहीं था इसको बनाने के लिए, तो ये बाहर से इंजेक्शन से दे दिया। या क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये तो बहुत सारी डिजीज़ में किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं वो कैपेबल होती है किसी भी तरह की सेल्स को बनाने के लिए। ये जो है ये किया गया, लेकिन ये दोनों ही मेथड ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे। क्यों नहीं थे क्यूरेटिव, कि क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एंजाइम डाल दिया, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर देना पड़ेगा, कुछ दिन बाद फिर देना पड़ेगा। इसी तरह से बोन मैरो भी ट्रांसप्लांट बार बार करना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे। तो इस तरह से जीन थेरेपी जो है वो इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर था। तो इस तरह के जिसमें एंजाइम्स नहीं हो बनते, उनमें या तो हम एंजाइम्स डाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब जीन थेरेपी आ गई तब ये थोड़ा ज़्यादा बेटर मेथड हो गया जीन थेरेपी का, क्योंकि ये ज़्यादा क्यूरेटिव मेथड है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो जीन थेरेपी करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, लिम्फोसाइट्स ये एक तरह की WBC है जो कि इसमें टी सेल्स वगैरह बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये क्या करा, लिम्फोसाइट जो निकाल के ब्लड से पेशेंट के, और उसको कहाँ किया, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया आउटसाइड द बॉडी, और फिर उसके बाद उसमें रिट्रोवायरस यूज़ करके उसमें ADA का क्लोनिंग DNA डाल दिया। ये हम पढ़ चुके हैं क्लोनिंग वेक्टर में डिटेल में, और वहाँ पर हमने ये देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर में ज़्यादातर हम प्लाज्मिड्स यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन यदि हमें प्लांट्स में और हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यदि करना है तो हम जो है उसमें रिट्रोवायरस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डिटेल नहीं ले रहे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि रिट्रोवायरस जो होता है जैसे एड्स का होता है रिट्रोवायरस, उसमें हम क्या करते हैं, इसको डिसआर्म कर देते हैं। रिट्रोवायरस जो है ये RNA से DNA बना लेता है। हमारे में DNA है और उस वायरस में RNA है, तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो RNA से DNA बना ले। और दूसरी चीज़, उसको डिसआर्म कर देते हैं, उसमें जो जीन जो है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं उनको हटा देते हैं। तो इस तरह से एड्स का जो वायरस है वो क्या हो जाता है, उससे हम क्लोनिंग कर सकते हैं, उससे हम कोई भी जीन इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में हम रिट्रोवायरसेस ही यूज़ करते हैं, डिसआर्म किए हुए, जो उसका पैथोजेनिक पार्ट है उसे निकाल देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड of the patient are grown in culture outside the body। पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाल के और बाहर कल्चर, हम उसको कल्चर मीडियम में करते हैं। और उसके लिए फंक्शनल ADA क्लोनिंग DNA
using a retroviral वेक्टर। ये वेक्टर कहलाते हैं, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। जिसने उस नहीं देखा हो वीडियो, वो एक तो क्लोनिंग वेक्टर वाला वीडियो और एक रिट्रोवायरल वाला वीडियो, जिसमें हम प्लांट्स में और एनिमल्स में ये वेक्टर से और जीन ऐड करते हैं, वो देख लें। तो ये एडीए का जो क्लोनिंग डीएनए है रिट्रोवायरल वायरस को यूज़ करके, वो उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं into these lymphocytes। इन lymphocytes में ये डीएनए एंटर करा दिया और फिर उसको क्या किया, एंड देन subsequently return to the patient। लिम्फोसाइट्स निकाल के और उसमें ये एडीए का जीन डाल दिया, उसको बाहर कल्चर कर लिया और फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स को बैक फिर पेशेंट में डाल दिया। तो ये जो हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ की या ये रिकॉम्बिनेंस टेक्नोलॉजी यूज़ की या बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की, ये कहाँ की? ये हमने पेट्री डिश में की, ये हमने लैब में की है। इस तरह के इसको इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? इन विट्रो। तो ये इन विट्रो है, बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी के अंदर भी किया जा सकता है कि जहाँ पर है वहीं पर जो है उसमें जीन चेंज कर दें, लेकिन इसमें क्या, ये मेथड जो है इसमें क्या था, ये इन विट्रो मेथड है। माने इसमें लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल के और फिर उसमें ये क्लोनिंग वाले डीएनए डाल के जो एडीए बना सकता हो इस तरह का, और फिर उसको कल्चर मीडियम में उसके मैग्नीफाई करते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करके इसकी बहुत सारी क्लोन्स बना लेते हैं और फिर इनको वापस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। लेकिन ये भी लिमिटेड ही हो सकता है, ऐसा ही अनलिमिटेड नहीं है। क्यों नहीं है अनलिमिटेड? क्योंकि क्या है, लिम्फोसाइट्स आर इमॉर्टल। माने ऐसा नहीं है कि ये मरते नहीं है, यद्यपि इनका लाइफ स्पैन और जो ब्लड कार्पसेस है उनसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये इनका होता है कुछ वीक से लेके और कुछ साल तक। इसका मतलब जब हमने जो लिम्फोसाइट डाले हैं वो मर गए तो हमें फिर दोबारा फिर डालना पड़ेगा। इसका मतलब रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस। इसका मतलब पीरियोडिक इन्फ्यूज़न जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स का करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मेथड हम करते हैं ये बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स क्या है, इमोर्टल है, कुछ साल तक चल सकते हैं, मैक्सिमम कुछ सालों तक ये कर सकते हैं। हमें फिर दोबारा वो करना पड़ेगा। इसके लिए अब फिर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी ये बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छे स्टेज पर है, इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं। तब जब ये देखा गया कि ये इमोर्टल है, तब क्या किया जाए? तब ये देखा गया कि यदि ये जो मेथड हम कर रहे हैं इसको बोन मैरो सेल से ये जीन्स निकाल के और उसमें एडीए इंड्यूस कर दें इनटू द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। यदि यही एक्सपेरिमेंट्स चाहे वो बोन मैरो का हो चाहे इस लिम्फोसाइट्स का हो, यदि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तब ये क्या रहता है, ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक मतलब इन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज ही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है जब पर्सन की, उसी समय यदि मालूम पड़ जाए कि ये डेफिशिएंसी है या ये डिजीज डिसऑर्डर है, जीन डिसऑर्डर है, उस समय यदि हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं या जीन चेंज करते हैं तो वो ये परमानेंट क्योर होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो सेल्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं कोई भी ऑर्गन बॉडी का बनाने के लिए। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग भी शुरू होता है वो क्या होता है, एक जाइगोट से ही शुरू होता है, उसके बाद इसमें डिवीज़न होते हैं और फिर ये इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो के अंत में जाके, तो जितनी जल्दी हम इसमें जीन्स को चेंज कर देंगे उतना ही क्या रहेगा, ये लंबा चलेगा। तो ये क्या करा जाता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम इसको डाल दें तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा।
तो अभी ये चल रहा है, कॉमर्शियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा यूज़ अभी इसका नहीं होता क्योंकि कॉस्टली भी बहुत है। दूसरा कि हर जगह ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर भी जिन बीमारियों के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है अभी भी सक्सेसफुली, उसमें पहला तो यही है इम्यून डिजीज डेफिशिएंसीज। क्योंकि इम्यूनिटी यदि लॉस हो गई तो फिर पर्सन का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, उसको कोई ना कोई डिजीज़ होती है। एड्स में भी यही होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जीन का थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। फिर हेरिडिटरी, यदि हेरिडिटरी ब्लाइंडनेस है उसमें इसका उपयोग हो रहा है। हालांकि कॉमर्शियल स्केल पर अभी नहीं है, कॉस्टली भी है और प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। हीमोफीलिया में क्या होता है, यदि कट लग जाए सिंपल सा तो भी क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है क्योंकि इसमें कोगुलेशन नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। वो भी क्यों है, जीन डेफिशिएंसी। तो जीन की डिसऑर्डर है, यदि उस जीन को बदल दिया जाए तो हीमोफीलिया का हम इलाज कर सकते हैं। और भी ब्लड डिजीजेज हैं जितनी ब्लड रिलेटेड, हीमोफीलिया के अलावा भी उनका भी क्योर कर सकते हैं इससे। फिर इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जो भी है उसको भी जीन थेरेपी से किया जा सकता है। और फिर ट्यूमर या कैंसर में भी यही होता है, जीन में डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, उसमें डिवीजन होता जाता है सेल्स में, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। तो वो जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इसलिए ये इतनी डिजीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो ये तो डिजीज़ें हैं कॉमन जिनमें जीन थेरेपी यूज़ की जा सकती है, चाहे इन विट्रो करें चाहे इन वाइवो करें। इन वाइवो में क्या होता है, बॉडी के अंदर ही है, उसमें कोई सेल्स को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर सेल बॉडी के अंदर है वहीं पर इसको करा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ रिस्क भी है। जीन थेरेपी करने में क्या है, कुछ रिस्क है। सबसे पहला तो क्या है, यदि हम बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी डालते हैं अंदर या जीन डालते हैं तो क्या है, नेचुरली वो उसके लिए फॉरेन होगा बॉडी के लिए, और वो जो है इम्यून सिस्टम रिएक्शन करेगा। तो ये हो जाएगा पहला अनवांटेड इम्यून सिस्टम रिएक्शन। दूसरा क्या है, ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी चीज़ हम सेल के अंदर जीन को एंटर करा दें, बहुत आसान नहीं है, नॉट इजी इंसर्टेड इनटू सेल एंड कीप देम वर्किंग। मतलब आसानी से बहुत इजीली नहीं डाला जा सकता, और डल भी गया तो भी हमें ये देखना होगा कि ये अंदर चला गया तब भी क्या करे, वर्किंग ठीक करे। और फिर हो सकता है इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरस। अभी हम बताया कि रिट्रोवायरसेस से करते हैं, वेक्टर जो होता है यहाँ पर रिट्रोवायरसेस है, तो वो भी क्या हो सकता है, डिसआर्म किया जाता है, फिर भी वायरस कभी भी कोई भी इन्फेक्शन कर सकता है। और तीसरी चीज़ नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग ट्यूमर भी वही है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स से ट्यूमर बन जाता है जो बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रिस्क है। कोई भी चीज़ प्रोसेस शुरू किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ तो रिस्क होता ही है। अभी तो ये बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है, अभी तो अभी आगे भी चलता रहेगा। तो ये सारे रिस्क अभी कंट्रोल करने की पूरा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ये जो रिस्क हैं ये भी ना हो। लेकिन फिर भी जीन थेरेपी के कुछ तो बेनिफिट्स हैं ही हैं, कॉस्टली भी है, रिस्क भी है, फिर भी क्या है, कुछ तो इसके बेनिफिट हैं।
पहला बेनिफिट क्या है कि ये क्या देता है, ऑप्शन हमें मिल जाता है जहाँ हमें दवाई नहीं यूज़ करनी है और ऑपरेशन से नहीं करना है, वहाँ पे क्या है, वेयर नो अदर मेडिकेशन have worked। तो पहला तो यही है, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं कर रही बिल्कुल भी, उस जगह पर ये जीन थेरेपी की जा सकती है। आगे आगे हम होप करते हैं कि ये काफ़ी एडवांस हो जाएगी, इसकी कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, दवाइयाँ मिलने, ये प्रोसेस जो है ये आसानी से होने लग जाएंगे, तब ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है, यदि जीन थेरेपी हो गई तो केवल एक ही बार जो है इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर दोबारा बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक टाइम केवल करने से जीन चेंज हो गया, जीन डिफेक्टिव था, जीन चेंज हो गया, तो अब बार बार कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग, एक बार चेंज हो गया या ट्रीट कर दिया हमने जीन को, तो फिर उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट ये आता है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स पास डाउन थ्रू जनरेशंस। एक जनरेशन में ये जीन थेरेपी हो गई तो ये क्या होगी, अगले जनरेशन में जीन एज सच जाएगा, मतलब उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हेरिडिटरी डिजीज है उनको केवल एक जनरेशन में ही इसको ठीक करने से क्या होगा, आगे की सारी जनरेशन्स जो हैं वो उसमें इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये इतनी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी की, जैसे जैसे हम इसका देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पर इसकी कमी है, शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से ये रिमूव होती जाएगी। और ये जो है कुछ डिजीजेज हैं जैसे वेरी सक्सेसफुली डन इन कंजेनाइटल क्या होती हैं बीमारियां, जो पैदाइशी होती हैं, बच्चे पैदा होते समय ही आ जाती हैं, कंजेनाइटल आई डिजीजेस एंड मसल डिसऑर्डर्स। ये आई डिजीज और मसल डिसऑर्डर्स जो है कंजेनाइटल, जो कि पैदाइशी में ही शुरू से ही हो जाते हैं, उनको ये ठीक करने में बहुत मदद करती है। तो अभी जीन थेरेपी ये दो तरह से चल रही है, इन वाइवो, इन विट्रो या इन सीटू। इन सीटू माने उसी जगह उसको हम कोई भी चीज़ निकालेंगे नहीं, वहीं के वहीं कर देंगे। और इन विट्रो में हम क्या करते हैं, वो या तो उस सेल को निकालते हैं बाहर या उस ऑर्गन को निकालते हैं। इन वाइवो में, इन विट्रो में हम ऑर्गन भी निकाल सकते हैं, और ऑर्गन निकाल के उसकी सेल का जीन चेंज करके और वापस डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जीन थेरेपी है, जो कि आगे फ्यूचर की थेरेपी यही आने वाली है। जितनी भी जैसे डायबिटीज़ वगैरह ये सब जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब का आगे फ्यूचर में ये जीन थेरेपी ही चलेगी। आप हो गया ये पूरा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।